नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार का मिशन रोजगार, देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। दिल्ली से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल की शिरकत। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में माहौल बनाने में जुटी बीजेपी। राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को एक एक मंडल का सौंपा जिम्मा। जनता दरबार लगाने के निर्देश। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ली चुटकी। बोले, प्रधानमंत्री सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। बिजली मीटर की खामियां अब तेजी से होंगी दूर। ऊर्जा निगम ने टेस्ट लैब को किया अपग्रेड। NABL से पहली सर्टिफाइड प्रयोगशाला। और उत्तराखंड में धीमा पड़ा बारिश का जोर। 25 सितंबर तक हो सकती है मॉनसून की विदाई। 4 धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। 300 से ज्यादा सड़कें खुली। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली भाग लिया है। शुक्रवार को देहरादून में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के तहत विभिन्न विभागों के लिए सीधी भर्ती से चयनित 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड लोक सरकारी एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों के द्वारा सरकारी एवं निजी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं। अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक एक मंडल का जिम्मा सौंप दिया है। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टी जनों के साथ निरंतर बैठकें करने और जनता दरबार लगाने को कहा गया है। भाजपा की कोशिश है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक एक मंडल का जिम्मा सौंप दिया गया है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में जो काम हुए हैं, जनता उनके काम को सराहने का काम कर रही है। जब भी उपचुनाव होंगे तो हमारा प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से जीतेगा। मुझे गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी मिली है। मेरे अंदर 50 बूथ हैं, 13 शक्ति केंद्र हैं और मैं 3 दिन के दौरे पे वहाँ पे गया था। लोगों से मिला भी हूँ। हमने जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करी है, वहाँ पे महिला समूहों के साथ भी बैठक करी है और अब अच्छा रुझान है। लोगों ने जो स्वर्गीय शैला रानी रावत जी ने अपने 2.5 साल में वहाँ पे कार्य किए हैं, जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग में और उत्तराखंड में काम हुए। और सबसे बड़ी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम के लिए लगातार पिछले 10 सालों में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो उन्होंने कायाकल्प करने में मदद करी है, लोग उसको मानते हैं, सराहते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं पूर्ण उम्मीद है कि जब भी ये बाई इलेक्शन घोषित होगा, हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो बहुत स्पष्ट बहुमत से रुद्रप्रयाग चुनाव जीतेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के शोर के बीच देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपने भाषणों में वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब देखने को मिल रही हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन वाले बयान पर चुटकी ली और कहा कि प्रधानमंत्री जो बात करते हैं वो केवल भाषणों में होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। भारत जैसे देश में ये संभव नहीं है। आज आप विविधतापूर्ण भारत को क्यों जो है बेरस भारत बनाना चाहते हैं? और
राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, अलग अलग सोचों की सरकारें हैं। इससे लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षा को हमने राष्ट्रीय एकता में परिणित कर रखा है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस से ये अलग अलग राज्यों में चुनाव का अलग अलग समय आया है। तो आप उसको निगेटिव कैसे निगेट कर सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है? हाँ, ये है कि प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा ना, गरजते रहे, तो ये वन इलेक्शन वन नेशन, ये भी उनकी गरज का हिस्सा है। जैसे बादल बहुत गरजते हैं यहाँ देहरादून में, लेकिन हर बार बादल बरसता थोड़ी है। केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलना सराहनीय है। इसका पूरे देश की जनता स्वागत कर रही है। कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ना कोई विजन दिखता है और ना कोई उनका मिशन है। बहुत बड़ा प्रभाव होता है और केवल विकास पे प्रभाव नहीं होता है, बहुत सारी चीजों पर वो प्रभावित करता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव हो, तो मुझे लगता है कि सभी को जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो समिति है, उसने अपनी अनुशंसा दी है। कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है भारत सरकार में। मुझे लगता है कि उसमें पूरे देश में लोगों को रुचि है, लोग उसको चाहते हैं। ज़रूर कुछ लोग जो विरोध के लिए विरोध करने की कोशिश करते हैं, उनका न तो कोई विजन है और न उनका कोई मिशन है। उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर मुख्यालय के उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र बिलासपुर में शरारती तत्वों ने ट्रेन की पटरी पर भारी भरकम लोहे का पोल रखकर दुर्घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। शरारती तत्वों ने नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की बड़ी साजिश रची थी। ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर साजिश को नाकाम कर दिया। पूरा घटनाक्रम जिला मुख्यालय रुद्रपुर के निकट बिलासपुर क्षेत्र अंतर्गत बताया जा रहा है। घटना की सूचना से रेलवे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे लालकुआं और जीआरपी रामपुर मुरादाबाद के अधिकारियों ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। जीआरपी रामपुर ने रेलवे एक्ट 1989 की धारा 150 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरपीएफ, जीआरपीएफ, सिविल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। की खतरनाक मानसिकता के साथ जिस तरीके से रेलवे पटरी पर ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ रुद्रपुर के बिल्कुल नजदीकी रेलवे पटरी में खंभे डाले गए और उससे अगर ट्रेन वहाँ गुजरने के बाद अगर वहाँ दुर्घटना हो, कितने लोगों की जाने जा सकती है, कितनी बड़ी लोगों को जान हानि हो सकती है। ये एक बहुत खतरनाक मानसिकता है जो पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में देखने आ रही है। अमौस मैसी मामले में परिजनों ने अपने वकील प्रियंक खरकवाल के साथ टनकपुर थाने में पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात की है, जहां उन्होंने थाना प्रभारी के नाम पर एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें मृतक अमौस की बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम किए जाने की मांग की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षित किया जाए और अलग से जांच टीम गठित की जाए, ऐसी मांग की गई है। परिजनों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट प्रियंक ने बताया है कि मृतक अमौस के परिजन पहले हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर आज परिजनों ने एक बार फिर से पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात की है और उन्हें अवगत कराते हुए मृतक अमौस की बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम किए जाने की मांग की है। इस बारे में अवगत कराया है कि परिवार दोबारा से इसमें पोस्टमार्टम कराना चाहता है, क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जो बॉडी है वो आज भी उसकी पोस्टमार्टम कराया जा सकता है, क्योंकि डिकम्पोज होने की चांसेस बहुत कम रही होंगी। तो ये तभी इसका पर्दाफाश पता चलेगा कि आखिरकार डेथ कैसे हुई है। दूसरा, जो सीसीटीवी कैमरेस हैं, जो जहाँ क्राइम सीन था और शहर के अन्य मार्गों के जो क्राइम सीन्स के रिलेटेड जो हैं,
उसको प्रिजर्व कराने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि 1 महीने के बाद रिकॉर्डिंग में भी उसका चांसेस हैं कि वो डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि कई बार होता है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में आपदा से भारी तबाही हुई है। वहीं आपदा से अभी तक ग्रामीण दहशत में हैं। आपदा से सीमांत क्षेत्र में जहां 3 मौतें हो चुकी, वहीं जमीन फटने से कई गांव खतरे की जद में आए हुए हैं। कमलेड़ी, सिरोड़ी, नकीला, डनगांव और पासम गांव के आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह विस्थापित करने की मांग को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर बोहरा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय भट्ट ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट को ज्ञापन दिया है। आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह विस्थापन करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि उनके गांव और मकान पूरे तरीके से खतरे की जद में है। गांव में चारों ओर से जमीन फट चुकी है। उनके साथ कभी भी हादसा हो सकता है। उन्होंने एसडीएम से जल्द सुरक्षित जगह विस्थापन की मांग की है। आप लोगों का भूगोल वैज्ञानिक सर्वे तो हमने करा लिया है, और जो हमारा मटियाली और डनगांव का क्षेत्र है तो उसमें हमारा भूवैज्ञानिक सर्वे करा लिया गया है। उनके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार पर आगामी निर्णय किया जाएगा कि इनको विस्थापन किया जाना है और किस जगह पे किया। खतरे की जद में जितने भी परिवार आए हैं उनको नजदीकी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज है, पंचायत घर है या अन्य कोई भी हमारी सरकारी परिसंपत्ति है उसमें शिफ्ट किया गया है। और यदि वो संपत्ति दूर है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर अपने जानवर भी हैं, इसलिए लोग ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें उनके के गांव में सुरक्षित परिवारों में शिफ्ट कर दिया। इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी हम करेंगे और विस्थापन की जो प्रक्रिया है उस पर तेज कार्रवाई होगी। और जब तक विस्थापित नहीं हो पाता तो गांव के नजदीक ही परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वहाँ ऊपर गांव के ऊपर और नीचे कोई बहुत बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे और बड़ी आपदा आने का भी डर लगता है। बीते दिनों आई भीषण आपदा से लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत रोसाल क्षेत्र में भारी तबाही मची देखने को मिली है, जहां पर क्षेत्र में सड़कें और पैदल रास्ते बह गए और जीआईसी 10 लेख के शिक्षक सड़क और रास्ते बहने से खतरनाक पहाड़ियों से चढ़कर जान हथेली पर रखकर जैसे तैसे स्कूल पहुंचे। इन खतरनाक पहाड़ियों से स्कूल पहुंचने के बीच शिक्षकों के साथ कभी भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती थी। वहीं विद्यालय की भोजन माता झूपा देवी स्कूल जाने के दौरान गिरकर घायल हो गई हैं, जिन्हें उपचार के लिए डोली के सहारे वाहन तक लाया गया, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपा टमटा ने जानकारी दी और बताया कि शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के लिए 5 से 7 किलोमीटर की जानलेवा पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। क्षेत्र के रास्ते और सड़क बहने से स्कूली छात्र छात्राओं को भी स्कूल आने जाने के दौरान बड़ा खतरा बना हुआ है। से मेरे संज्ञान में आया कि 10 लेख में चूंकि बड़ी बड़ी कैविटीज हो चुकी हैं और हमारी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं, क्योंकि स्कूल खुलने के आदेश हैं, तो जितने भी हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल के, हमारे शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी अपनी जान जोखिम में लेकर जा रहे हैं। इसमें कल एक महिला की चुड़ैल होने की भी हमारे पास में सूचना थी। इस आधार पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया और उनके द्वारा उस स्कूल में विशेष परिस्थिति को देखते हुए 2 दिन के अवकाश की घोषणा कर दी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। काशीपुर में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपशब्द और हत्या की धमकी दिए जाने के मामले में आज महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कोतवाली में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बता दें कि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में काशीपुर कोतवाली में बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। बता दें आपको कि भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह 11 सितंबर 2024 को मारवाह ने भाजपा के एक कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को खुलेआम हत्या की धमकी दी थी। मुझे लगता है भारतवर्ष में इससे दुर्भाग्य का विषय नहीं होगा जब एक मजबूत विपक्ष के साथ जिस प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस प्रकार से हमारे नेताओं की
खुले आम मंचों के माध्यम से, माइक के माध्यम से अपने भाषणों में जीभ काटने का काम, गर्दन काट के लाने के लिए पैसों का अनाउंस किया जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट चुप बैठी हुई है, अपने नेताओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज जिस प्रकार से नफरत का माहौल इस देश में और धर्म की, जाति के आधार पर, देश के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, ये एक दुर्भाग्य का विषय है। भारतवर्ष समान जातियों का, समान भाषाओं का देश है। भाजपा के नेताओं के द्वारा और भाजपा की समर्थित पार्टियों के नेताओं के द्वारा, सहयोगी पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के लिए अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, जिसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से खुलेआम राहुल गांधी जी को, जो एक नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर है, उनके लिए जिस तरीके से खुलेआम धमकी और चेतावनी और टिप्पणियां दी गई हैं, उसको देख करके ऐसा लगता है कि आखिर क्यों गृह मंत्री जी चुप हैं और क्यों नहीं भाजपा और भाजपा की सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। अगर भाजपा सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है, गृह मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं, तो ये समझा जाएगा कि इन सब नेताओं की टिप्पणी के पीछे भाजपा की अपनी मौन स्वीकृति है। आज हम सब लोग एकत्रित होकर FIR दर्ज कराने के उद्देश्य से यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही जिन नेताओं ने, चाहे वह महाराष्ट्र में सतीश गायकवाड़ हो, रवनीत बिट्टू हो, उनके विरोध में FIR दर्ज करके कठोर से कठोर। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियां तेजी से दूर की जाएंगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने EC रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है। वहीं ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन MR आर्य ने बताया है कि ये NABL से द्वारा सर्टिफाइड लैब है। सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट बेंच स्थापित की गई है। वहीं 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बेंच उपलब्ध है। लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए जाते हैं। उत्तराखंड खेल विभाग लगातार नेशनल गेम्स की तैयारी को लेकर के समीक्षा कर रहा। खेल निदेशालय में खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी गोलापार में बन रहे स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अलावा आगामी नेशनल गेम्स को लेकर की जा रही तैयारी के संबंध में विभागीय अधिकारियों से बातचीत की है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने बैठक में खासतौर से स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड फंड यानी कि खेल विकास निधि को लेकर के चर्चा की है। वहीं इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और मुख्यमंत्री खिलाड़ी यूनियन योजना के बारे में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने बताया है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड यानी कि खेल विकास निधि के संदर्भ में 30 सितंबर से पहले खिलाड़ियों से संबंधित विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए। वहीं इसके अलावा हल्द्वानी गोलापार बन रही खेल यूनिवर्सिटी को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा की है और कुमाऊं में बनने जा रहे 234 करोड़ के प्रस्तावित गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज को लेकर के भी समीक्षा की है। खेल विभाग के कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन पर समीक्षा की गई है, जिसमें खासकर हमारे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को लेकर समीक्षा की गई है और जिसमें मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ये आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के संदर्भ में खिलाड़ियों के संदर्भ में विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए ताकि हमारे खिलाड़ी समय रहते हुए अपने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो उनको हेल्प चाहिए वो उससे प्राप्त कर सके। एक तो ये बात रही। दूसरी बात, हमारी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसको लेकर समीक्षा की गई। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है वो गवर्नर साहब के पास में पहुंच चुका है और उनके अनुमोदन के बाद में फिर बहुत जल्दी अधिसूचित होगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लैंड ट्रांसफ़र को लेकर भी समीक्षा की गई है, जिसमें ये प्रगति हुई है कि लैंड के संदर्भ में फाइल जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। आगे उसे और परस्यू किया जाएगा। चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा कर ली है। बद्रीनाथ धाम में 9,89,282 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में 11,45,879
श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 6,72,592 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,83,455 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहिब में भी 1,66,503 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पंजीकरण का आंकड़ा लगभग 60 लाख पहुंच चुका है। बीते वर्ष चारधाम यात्रा के लिए 72 लाख यात्रियों ने पंजीकरण कराया था। 2023 की बात करें तो 56 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे। देहरादून के तिराहों और चौराहों पर खराब पड़ी ट्रैफिक लाइटों को ठीक करने के लिए निर्देशक यातायात ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक यातायात अरुण मोहन जोशी ने शहर के यातायात अधीक्षक को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय पर खराब पड़ी ट्रैफिक लाइटों को ठीक नहीं करने पर संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके तहत सभी विभाग यातायात निदेशालय की ओर से दिए गए समय से पहले स्ट्रीट लाइट ठीक करने के काम में जुट गए हैं। ये सभी को कम्युनिकेट किया है, जहाँ पर भी ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं तो उसके लिए जिस भी डिपार्टमेंट को वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि अलग अलग जगह डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं इसको लेकर के। देहरादून में जनरली जो ट्रैफिक लाइट से स्मार्ट सिटी जो है मैनेज कर रही है, तो उनके द्वारा PWD को कम्युनिकेट किया गया है इसको ठीक कराने के लिए, लेकिन काफ़ी समय से कुछ लाइट्स ठीक नहीं हो पाई हैं। तो उसमें उनको यही बताया है कि जो यहाँ पर बार बार कम्युनिकेट करने के बाद भी नहीं ठीक हो पा रही हैं, उसमें इस ऑफिस को कम्युनिकेट करेंगे, और अगर लगता है कि कहीं पर बार बार कम्युनिकेट करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही है और उसमें कोई लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो इमीडिएटली लीगल कार्रवाई भी करेंगे। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने महिला बेस अस्पताल सिमली का स्थलीय निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सिमली अस्पताल में बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और थराली विधायक भूपाल राम टमटा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने महिला बेस अस्पताल सिमली की विभिन्न समस्याओं के बारे में बातचीत करते हुए जनहित में समस्याओं का त्वरित समाधान करने की बात कही है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने महिला बेस अस्पताल सिमली में महिला रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर का संचालन सहित मार्ग सुधारीकरण, साफ सफाई, लाइट और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से जिलाधिकारी के समक्ष रखा है। देखिए, जो यहाँ पे दो तरह की मांगे हैं। कुछ मांगे ऐसी हैं जो शासन स्तर से निस्तारण होना है जिनका, तो मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है कि जो इस तरह की मांगे हैं उनका एक ब्यौरा बना लें और पत्र तैयार कर लें, ताकि सचिव स्तर से रिक्वेस्ट की जा सके उन मांगों को पूरा करने के लिए। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जिला स्तर से जिनका निस्तारण होना है, जैसे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है रास्ते में आने के लिए, स्वच्छता की व्यवस्था की जानी है। उसके अतिरिक्त और जो रास्ता है हॉस्पिटल से आने का, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हो रही हैं, झाड़ी कटान का काम है। तो इस तरह के छोटे छोटे कुछ काम थे जो चिकित्सा प्रबंधन समिति के फंड से किए जा सकते हैं। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निर्देशित किया गया है कि उन कामों को तत्काल अनुमोदन करवाना सुनिश्चित करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।